हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के द्वारा आयोजित मैं 12th केमिस्ट्री के सभी बच्चों का आज की इस लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं प्रेमचंद्र पोद्दार, पीजीटी केमिस्ट्री RB+2 हाई स्कूल सांडी चितरपुर। स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री के आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक एज ए फिजिक्स का वर्ड है। काइनेटिक आपको मालूम होगा, काइनेटिक मतलब मोशन। मगर यहाँ मोशन किसकी बात हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट? केमिकल का मोशन। बिल्कुल तो सही है, केमिस्ट्री में तो यही तो होता है, केमिकल्स का मोशन मतलब केमिकल रिएक्शन। आपको मालूम होगा स्टूडेंट, जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ केमिकल रिएक्शन होना स्वाभाविक है। और आज के इस केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले जिस टॉपिक पर आज हम लोग फोकस करेंगे, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? तो मैं स्टूडेंट, हमने जैसे अभी कहा कि केमिकल काइनेटिक का मतलब केमिकल का मोशन, यानी कि हम इस चैप्टर पे क्या स्टडी करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन से जितनी संबंधित बातें हैं, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है, या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है? कुछ तो उसके पीछे कारण होगा ना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम उन सभी चीजों को स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शन से संबंधित होते हैं। केमिकल रिएक्शन से संबंधित जैसे उसका रिएक्शन का रेट कैसा है, उस रिएक्शन का रेट कैसा है, वो रिएक्शन किस तरह से बाहरी प्रभाव से प्रभावित होगा, उसके कौन कौन से फैक्टर्स है जो उस रिएक्शन को फास्ट कर सकता है या उस रिएक्शन को स्लो कर सकता है। साथ ही साथ उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब जो रिएक्शन आपको सिंगल स्टेप में दिखता है, वो रिएक्शन एक्चुअली में मल्टी स्टेप में होते हैं। वो रिएक्शन किस किस फैक्टर से प्रभावित होते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इन सभी चीजों का हम स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। यानी हम केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction and the factors affecting the rate of reaction and the mechanism of the reaction is called chemical kinetics। मतलब केमिस्ट्री की वह ब्रांच जहाँ हम स्टडी करते हैं किसी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, साथ ही वो रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर्स में वो प्रभावित होता है, कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स है, और साथ ही साथ उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। इन सभी चीजों का स्टडी करना ही कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन जितने भी हमारे चारों तरफ जो होते हैं, यदि उसका रिएक्शन रेट के आधार पर यदि उसको क्लासीफाई करें, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वे सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 3 तरह के केमिकल रिएक्शन पर हम लोग बात कर सकते हैं। कौन कौन से 3 तरह के? सबसे पहला, फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता क्या है? तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे स्टूडेंट फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो, जिसका टाइम उस रिएक्शन को होने में काफी कम लगे, यानी लेस देन कितना 10⁻⁻12 सेकेंड। यदि उसका टाइम 10⁻⁻12 सेकेंड से भी कम हो उस रिएक्शन को होने में, तो हम वैसे रिएक्शन को कहेंगे फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है। अब ये रिएक्शन होते कहाँ पर है स्टूडेंट? जनरली ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस होते हैं। एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड में ऐसे रिएक्शंस होते हैं। आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों में रिएक्शंस हुआ और आपको मिला सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। दिख रहा है आपको? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वे रिएक्शन काफी फास्ट होते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनिक रिएक्शन काफी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें आयंस एग्जिस्ट होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमारा स्टूडेंट, एक और बात, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ सच रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन को हम प्रैक्टिकली मेजर करना चाहें, लैब में मेजर करना चाहें कि रिएक्शन कितना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन रेट का क्या वैल्यू होगी, तो इस तरह के रिएक्शन की स्पीड को, इसके रिएक्शन की स्पीड को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आयनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। ऐसे हमारे चारों तरफ ऐसे कई रिएक्शंस है जिसको होने में काफी वक्त लगता है, काफी समय लगता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट? स्लो रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट इन ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम सम मिनट्स टू सम ईयर्स आर कॉल्ड स्लो रिएक्शन। आपको मालूम है ऐसे रिएक्शन? बिल्कुल। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड, मतलब एक डायमंड का किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एलोट्रोपिक में चेंज हो जाना, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे स्लो रिएक्शन के। ठीक है, और जैसे दूध से दही का बनना, ये भी एक स्लो रिएक्शन का ही हमारा एग्जांपल्स होगा। ओके, चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन मतलब जो इंटरमीडिएट रिएक्शन रेट हो। इंटरमीडिएट रिएक्शन रेट मतलब ना ही बहुत ज्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज्यादा स्लो। तो केमिकल रिएक्शन विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन आर कॉल्ड मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। और ये एक ऐसा स्लो रिएक्शन है, जैसे केन शुगर को वाटर में डिजोल्व करो, हाइड्रोलाइसिस करो तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। और मॉडरेटली स्लो रिएक्शन का रिएक्शन रेट को मेजर करना हम लोग के लिए काफी ज्यादा पॉसिबल है, यानी हम इस रिएक्शन रेट को इजीली मेजर कर सकते हैं। हम दो तरह के रिएक्शन को मेजर करना हम लोग के लिए मुश्किल होगा, एक फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारे चारों तरफ में इतने सारे होने वाले रिएक्शन। चलिए, तो हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, और ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक थिंग्स है, बेसिक टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छा से आपको समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्शन का स्पीड जो होता है, उसका होने का जो दर होता है, हम उसको कह सकते हैं रिएक्शन रेट, यानी रिएक्शन की स्पीड, यानी रिएक्शन की स्पीड को ही हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो बताइए क्या हो रहा है? रिएक्टेंट जो है उसका एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जब वो रिएक्शन होना शुरू करेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन एज ए मोलरिटी, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट को लिया उसका एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन टाइम के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? चेंज होगा। और जब चेंज होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा। यानी जिस रेट से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, उसी रेट से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बोलिए ज्यादा होगा, यही ना होगा? तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस द रिएक्शन रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप किसी का भी कोई एक रिएक्टेंट को ले लो या किसी एक प्रोडक्ट को ले लो और उसको टाइम से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। टाइम मतलब जितना टाइम लगता है उस रिएक्शन को होने में या उस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होने में। तो रिएक्शन रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। जब हमें ये मालूम हो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है और उस चेंज होने में टाइम क्या लग रहा है, ये दूसरे शब्दों में कहूं कि मुझे यदि पता हो कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना घट रहा है और उस घटने में कितना टाइम लग रहा है, या प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, यदि ये दोनों ज्ञात हो तो हम आसानी से उसका रिएक्शन रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब एक सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। कभी कभी 1 मार्क्स में आपका बोर्ड में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होगी? तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होता है मोल पर लीटर। बिल्कुल सॉल्यूशन में पढ़े आप लोग, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम का क्या होता है आपको मालूम है? सेकेंड। तो इस तरह का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलरिटी पर सेकेंड। या यदि आपका कोई रिएक्शन गैसेस स्टेट में हो तो हम उसको प्रेशर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, हम इसको बोल सकते हैं एटीएम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये था इसका यूनिट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन रेट को जनरली हम एवरेज रिएक्शन रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज रिएक्शन रेट का मतलब कि कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बाय द टाइम इंटरवल, यानी कितना कॉन्सेंट्रेशन शुरू कितना था और लास्ट में कितना में खत्म हुआ, उसका क्या चेंजिंग हुआ, टोटल चेंजिंग क्या हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दिस चेंजेस। दिस इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन रेट। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन रेट को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक बात और स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में सारे टेक्स्ट को जरूर से जरूर राइट डाउन कर लीजिए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ मेरे द्वारा वॉइस को अच्छा से सुनिए, समझिए, ठीक है? आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हम उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मैथमेटिकली कैसे व्यक्त करेंगे या कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं हम लोग। तो इसको एक्सप्रेस करने का सबसे पहला स्टेप है, मतलब पहला कंडीशन क्यों कहा जाए, पहला सिचुएशन है कि जब रिएक्शन इन्वॉल्विंग सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट हो उतना प्रोडक्ट हो, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम हो। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या मालूम है ना स्टूडेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ 1 2 ऐड करते हैं ना, यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो जो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऐड करते हैं एज ए 1 एज ए 2, तो वही तो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए मैं समझाता हूँ, एग्जांपल देखिए, जरा इसको देखिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें दे रहा है, बोलिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, अब देखिए यहाँ 1 मोल ऑफ NO2 है, यहाँ 1 मोल ऑफ CO और यहाँ 1 मोल ऑफ CO2 और यहाँ 1 मोल ऑफ NO है, यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों तरफ क्या सेम है, 1 1 2 1 1 2। ओके, तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का, NO2 का, CO का या CO2 और NO का, हम क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि ये कहीं 1 है तो कहीं 2 है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि सभी के सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सेम है, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ओके, ऐसे केस में हम रिएक्शन रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए स्टूडेंट अभी हमने एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला बताया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, बोलिए क्या, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है और उसको चेंज होने में क्या टाइम लग रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, पहले हम NO2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जानेंगे, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट के साइड जितने भी रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो क्या करेगा, डिसअपीयर होगा, धीरे 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा वो पूरे के पूरे डिसअपीयर हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस हो रहा है और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। या दो तरह की बातें होती है किसी केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट जो होता है वो डिसअपीयर करता है और प्रोडक्ट जो होता है वो अपीयर होता है। इसलिए मैं लिखे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 is equal to rate of disappearance of CO is equal to rate of appearance of CO2 is equal to rate of appearance of NO। मतलब ये हुआ, मतलब स्टूडेंट की किस रेट से हमारा ये NO2 जो है डिसअपीयर हो रहा है, उसी रेट से CO भी डिसअपीयर होगा और उसी रेट से CO2 भी अपीयर होगा और उसी रेट से NO भी अपीयर होगा। यानी दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे से रिलेट करें तो सभी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का जो रिएक्शन रेट है वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसलिए हम सभी को बराबर लिखें। आप ही सोचिए, जितना रेट से हमारा रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट भी तो अपीयर होगा, यानी जितना ही कम होगा उतना ही ये ज्यादा होगा। सही है ना। तो हम फर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं, वैसे कंडीशन वैसे रिएक्शंस के लिए जहां सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता हो, सेम हो। तो इस तरह हम रिएक्शन रेट को यदि लिखें स्टूडेंट, एवरेज रिएक्शन रेट, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा NO2 बाई डेल्टी। दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन और डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल molar change in molar concentration of NO2 by del T, this is the time taken for this change, is equal to delta CO by delta T is equal to delta CO2 by delta T is equal to delta NO by delta T। ये डेल्टा NO यानी जो है ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन NO को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO को और ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 को। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन रेट जो है सभी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ माइनस है, माइनस और यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है। क्या मतलब इसका हुआ, तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट कि इसका जो रिएक्शन रेट जो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो रिएक्टेंट की तरह जब भी हम रिएक्शन रेट को मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसके आगे माइनस साइन यूज करते हैं। माइनस साइन क्या बताता है, डिसअपीयरेंस को, और प्लस साइन क्या बताता है, अपीयरेंस को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन बता रहे हैं वैसे केमिकल रिएक्शंस के लिए जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का क्या हो, डिफरेंट हो। अभी हमने देखा सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं होते। जैसे एग्जांपल 4,
हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितना मोल है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन यहाँ क्या है? 2 है। मतलब समझ में आ रहा? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। जिसको हम पढ़े तो ऐसे बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। सही है ना? यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो चेंज होकर 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहा है, और उसी टाइम में 1 मोल ऑफ आयोडीन जो है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहा है। तो बताइए क्या इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो क्या वो सेम है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चलिए देखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा था रिएक्टेंट हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? बताइए, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि किस रेट से वो का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा HI बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड बाई डेल्टा टी। ये क्या देख रहे हैं आप? या 1/2, यानी हम इस कॉन्सेंट्रेशन को, इसके रिएक्शन रेट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसके रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर स्टूडेंट? बिल्कुल क्लियर है, इसलिए कर स्टूडेंट क्योंकि हमारा रिएक्शन रेट एक दूसरे को इक्विवेलेंट करना है। यानी तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट का जितना रिएक्शन रेट जिस टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, उतना ही टाइम में हमारा रिएक्शन रेट का प्रोडक्ट चेंज होता है। बस समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहाँ 1 मोल ऑफ आयोडीन चेंज कर रहा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो जरा सोचिए कि यदि 1 मोल ऑफ आयोडीन डेल्टा टी माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी होगा, तो इसके इक्विलिब्रियम करने के लिए, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब ना एक दूसरे के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए मैं फिर से बताता हूँ। हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ऐसे केस में हम करते क्या है, जितना उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतना टाइम से क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मान लिया जाए 2 रहता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ भी 1/2 लिखते हैं। ओके, और यदि यहाँ सब जगह 2 रहता तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो एक दूसरे को इक्विवेलेंट करने के लिए, रिएक्शन रेट को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करना पड़ता है? हमें उतना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उतना न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? उतना टाइम से डिवाइड करना होता है। रहेगा याद? मैंने क्या कहा? यदि यहाँ 2 रहता, 2 आयोडीन रहता, और यहाँ मान लो 3 HI रहता, मान लो कंसिडर करने बोल रहे हैं, तो 3 जितना आपका इसको बैलेंस करने के लिए हम जितना यहाँ कोएफिशिएंट यूज करते हैं, जितना न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, जितना न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यूज करते हैं, उतना टाइम से हम उस रिएक्शन रेट को डिवाइड करते हैं। समझ में आया? चलिए इसको समझाने के लिए एक जनरल केस लेते हैं। एक जनरल केमिकल रिएक्शन मान लिया जाए हमारे पास A है, A प्लस B टू फॉर्म C प्लस D। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये A B स्मॉल a b c d क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बैलेंस करने में जो नंबर्स यूज करते हैं वो है, तो A B C D एज ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यदि मैं इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? बिल्कुल मालूम है, अभी मैंने कहा था जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतना टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चलिए देखिए, हम इसको लिख सकते हैं -1/A। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है तो हम इसको A से डिवाइड कर दिए। माइनस साइन क्यों यूज किया आपको मालूम है, -1/A इंटू डेल्टा A बाई डेल्टा टी इक्वल टू -1/B इंटू डेल्टा B बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/C डेल्टा C बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/D डेल्टा D बाई डेल्टा टी। ओके, तो जितना कोएफिशिएंट होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उतना उसको उतना टाइम से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से हम रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बात हम और कहेंगे कि इसको आप कैसे पढ़ोगे? माइनस डेल्टा I डेल्टा टी को, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस रिप्रेजेंट डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इक्वल टू -B इंटू डेल्टा B बाई डेल्टा टी, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D इक्वल टू डेल्टा D बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से हम कोई भी जनरल रिएक्शन का रिएक्शन रेट को इस तरह से एवरेज रिएक्शन रेट के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस मतलब एक शॉर्ट टाइम में, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब उसका रिएक्शन रेट को लिखना होता है तो उसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो हम इसको डेल्टा के जगह डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्म, और इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट इक्वल टू -dr/dt इज इक्वल टू dp बाई dt। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन का रेट एट
एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब उसको लिखना हो, जब उसको एक्सप्रेस करना हो, तब ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। जैसे मान लिया जाए, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जस्ट सेकंड स्टूडेंट। तो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस x, y and rate of appearance x2, y3 in the reaction 2x plus 3y to form x2, y3। मान लिया एक रिएक्शन है और हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x लिखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y लिखना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2, y3 लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन चलिए मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे, फिर बाद बाकी आप लोग बुक से प्रैक्टिस जरूर करेंगे और कुछ होमवर्क भी आप लोग हम देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखिए कैसे लिखे आपको मालूम है, माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा टी। 2 क्यों? चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो हम इसको 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। माइनस क्यों किया आप समझ गए। इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई बाई कितना से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई बाई 3 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस क्या, माइनस एक मिनट स्टूडेंट, ये रिपीट हो गया, इसको आप इग्नोर करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इग्नोर करेंगे, 2 बार हो गया ये, ठीक है। इज इक्वल टू डेल्टा x2 y3 बाई डेल्टा टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप इग्नोर करेंगे, है ना, इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा x बाई 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा y बाई 3 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा x2 y3 बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से हम कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन को, यदि हम उसका रिएक्शन रेट को यदि हमें एक्सप्रेस करना है, उसका रिलेशनशिप लिखना है, तो हम आसानी से उसका रिएक्शन रेट लिख सकते हैं। लेकिन हमारा अगला काम अभी बाकी है, ये हुआ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? तो लिखेंगे ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस x, तो ये लिखेंगे माइनस डेल्टा x बाई 2 डेल्टा टी। और यदि आपको डिसअपियरेंस y लिखना है तो केवल इसको लिखेंगे क्या, माइनस डेल्टा y बाई 3 डेल्टा टी। और यदि रेट ऑफ अपीयरेंस केवल x2 y3 लिखना है तो फिर वही लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2 y3 इक्वल टू डेल्टा x2 y3 बाई डेल्टा टी। ओके, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन रेट को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल को भी उतना ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। A gaseous hypothetical chemical reaction 2A to form 4B plus C is carried out in a closed vessel। चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये क्लोज वेसल में तो होना ही है। The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate first question rate of appearance of B, second question rate of reaction and third question rate of disappearance of A। इतने सारे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो रिएक्शन आपके सामने है 2A टू फॉर्म 4B प्लस C। आपको पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसका आपको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, जो आप जानते हैं लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे पता है ना, माइनस 1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा B बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, बोलिए कितना, डेल्टा C बाई डेल्टा टी। ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों में एक दूसरे से संबंध। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे कि रिएक्शन रेट का संबंध, मतलब क्वेश्चन में किसका रिएक्शन रेट चेंजेस दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि बी का जो कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल लाजमी है, बी तो इंक्रीज करेगा ही। क्यों? क्योंकि आपका बी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो कितना, 5 into 10 power minus 3 मोल पर लीटर इंक्रीज कर रहा, उसमें उसको समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लगा। तो मेरा क्वेश्चन पहला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये तो दिया ही हुआ है, 5 into 10 power minus 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हमें फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं, इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन। तो बताइए कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, 5 into 10 power minus 3 बाई 9 कितना, 10 डिवाइड किए, क्या रिजल्ट आया, 5 into 10 power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। निकल गया रेट ऑफ अपीयरेंस, इजी है बिल्कुल। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको मालूम ही है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन, केवल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम बी का रेट ऑफ अपीयरेंस फाइंड कर चुके हैं।
ओके, तो कितना हमारा बी का पावर न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 है, तो स्टोइकियोमेट्री हम इसको 1/4 कर दिए, 4 टाइम्स डिवाइड कर दिए, और रेट ऑफ एपरियंस तो जस्ट अभी हम सॉल्व किए ही थे, आसानी से हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4 इंटू रेट ऑफ एपरियंस बी की वैल्यू पुट कीजिए 5 इंटू 10⁻⁴, तो रिजल्ट आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए मैं फिर से रिपीट करूं। रेट ऑफ एपरियंस बी हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में था, तो रेट ऑफ एपरियंस बी हमारा 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए वो क्या करना पड़ता है, उतना कॉफिशिएंट से, उतना न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, उतना टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। चूंकि यहाँ डिवाइड नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे, चूंकि यहाँ रेट ऑफ एपरियंस पूछ रहा था, लेकिन यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कि उसमें कितना न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। तो हमने देखा बी का फाइंड करना, तो उसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 4 है, तो हमने क्या किया 1/4 से डिवाइड कर दिया, और इस तरह से हम लोग का वैल्यू मिला 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए क्या होगा। बिल्कुल आसान है, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए फाइंड करता हूं। चले, तो रेट फाइंड करना स्टूडेंट, तो रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ बी, और इस तरह से 1/2 इंटू कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह हम लोग रेट ऑफ एपरियंस भी पता लगा लिए और रेट ऑफ डिसएपरियंस भी पता लगा लिए। किसका, ए का, कितना 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप बुक में जाइए और उन सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए अभी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन आप लोगों को हम डिस्प्ले कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, और 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। आई होप कि आपका क्वेश्चन ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हमारे वीडियोस को अच्छा से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और इस क्वेश्चन को, ये तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखिए। इसका आंसर क्या आता है मैं आपको अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में इसका आंसर डिस्प्ले करूंगा। ओके, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में बात करें स्टूडेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन रेट को प्रभावित करता है, ये टॉपिक हम लेके आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू। सभी लोग घर पर रहे, सेफ रहें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें।